What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज 7 अप्रैल और इसी के साथ में है संडे. तो संडे को फन डे के साथ साथ में थोड़ा सा स्टडी डे और थोड़ा सा अपना शेड्यूल जो है वो मत बिगड़ने दिया कीजिए. यानी ये कहने का मतलब ये है कम करो पर लेकिन फिर भी करो और अच्छा करो. तो ये कहा जाता है ना कि कम खाओ पर लेकिन अच्छा खाओ. तो इसी तरीके से आप लोगों को संडे को भी आप लोगों को थोड़ी तो पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर वो रिवीजन को देना चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल आप लोगों का नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर शेड्यूल चलता रहेगा तो आप लोग कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे. तो ये जो शेड्यूल है ये बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात होती है. कई सारे लोग जो होते हैं जरा से दिन करके इसको फिर साइड में हट जाते हैं कि चलो यार छोड़ो. तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है. तो आइए देखते हैं आज के डिस्कशन में क्या है. लेक्चर छोटा होगा पर लेकिन अच्छा होगा ताकि आप लोगों का शेड्यूल भी चलता रहे. इसीलिए बेसिक मेरा पर्पज है संडे को भी लेक्चर लाने का. ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है. सबसे पहले बात करते हैं एक जीआई के टैग के बारे में जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन. तो जीआई का टैग लास्ट जो वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था ये था ईस्ट इंडिया लेदर. तो ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु में देखने को मिलता है, यानी कि तमिलनाडु में इसको जीआई का टैग दिया गया था. और ये एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, यानी कि एक तरीके से बनाया जाता है. आप लोगों के सामने जैसे कोई बैग है यहाँ पर या कोई भी दूसरा जो लेदर का या फिर हिंदी में बोला जाए तो चमड़े का जो प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. तो कहाँ पर है? साउथ इंडिया में तमिलनाडु राज्य है जिसको यहाँ पर यह दर्जा दिया गया है. और हाँ, कई बार इसको अगर हिंदी में आप लोग देखेंगे तो कच्चे चमड़े के नाम से भी इसको पुकारा जाता है. वेजिटेबल टेंड लेदर भी इसको बोला जाता है. ठीक है, आज जो आप लोगों का जीआई टैग है यहाँ पर ये है चंदेरी साड़ी. जो चंदेरी साड़ी है हमारी कंट्री में वो आप लोगों को देखनी है कि कहाँ पर ये नॉर्मली पाई जाती है. ठीक है, राज्य बताना है, टाइप बताना है, इतना पता होना चाहिए. और हल्का सा जैसे मैंने अभी लेदर के बारे में बताया इस तरीके से हल्की सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग और देखा कीजिए इसके बारे में, तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. अब नजर डालते हैं आज के वार्म अप क्विज के ऊपर. ये पूरा पॉलिटी से उठाया गया है और ये सारे वो एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि पास्ट में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ये किसी न किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बने हैं. तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ये सारे कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए. बहुत ही आसान से क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो अंडर कौन सा आर्टिकल है जो रिट्स यहां पर इश्यू करता है इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल जो राइट होते हैं हमारे. पार्ट थर्ड में हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं. तो इनको इन्फोर्स करने के लिए इसी में से एक आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल भी कहा गया था हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार अनगिनत टाइम अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है. ये बात की जा रही है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो फिक्स्ड है ये कितनी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. हमारी कंट्री में कोरम क्या है, जो टोटल मेंबर कितने होने चाहिए अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ पर पार्लियामेंट की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर देखा जाए तो एक तो होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल. तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है. कलेक्टिवली जो रेस्पॉन्सिबल होती है यानी कि एक साथ में इकट्ठे सारे के सारे जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल होती है, ना कि राज्यसभा को. जनता के द्वारा चुनकर भेजी जाती है और वहीं पर ही लोकसभा में ही इनको जवाब दे होता है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है उनका, वो डायरेक्ट वे में नहीं चुना जाता है. इसीलिए अभी रिसेंटली जो नोटा का बटन है वो ओनली लोकसभा में यूज करने के लिए बोला गया है, राज्यसभा से उसको हटा दिया गया है ताकि यहाँ पर वो वहां पर यूज किया जाए जहां पर डायरेक्ट वोट होती है, जनता डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है. ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप लोगों को बताना है कि मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ये किसके लिए होते हैं, ये तो होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए. तो इंडिविजुअल किसके लिए होते हैं. बात की जा रही है यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो आप लोगों को ये बताना है कि टर्म की बात की जाए तो कितने ईयर का होता है और लास्ट जो एज होती है कितने टाइम तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं. तो ये आप लोगों को टाइम पीरियड बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में. नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सा कमीशन था जिसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया इंटर स्टेट काउंसिल. ये भी काफी इंपॉर्टेंट और एक एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है. अभी रिसेंटली कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए गए हैं आपके उसके जो द हिंदू डिस्कशन होता है उसके अंदर भी आप लोगों को पता है किस तरीके से यहाँ पर आरटीआई कई बार न्यूज में रहती है. तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को बताना है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी होती है ये किसके द्वारा चेयर की गई थी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है रेफरेंस की अगर बात की जाए एडवाइजरी जो जुडिक्शन रहती है सुप्रीम कोर्ट की, अगर गवर्नमेंट उससे कोई मांगती है तो क्या ये इसके ऊपर बाइंडिंग होती है या फिर नॉन बाइंडिंग होती है. तो देखिए ये आप लोगों को बताना है. और नॉर्मली एडवाइस अगर दी जाती है तो कभी भी अगर आप लोग कॉमन सेंस भी यूज करें तो यहाँ पर देखिए एडवाइस को कभी भी आप लोग नॉर्मली बाइंडिंग नहीं बोलते हैं. एडवाइस का मतलब होता है कि हाँ बस सलाह देना. ठीक है, तो इस तरीके से. तो आइए देख लेते हैं आंसर. अपने आंसर चेक कीजिए और इसी के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए. इससे आप लोग कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आप लोग अपना डेली आप लोग अपना ये बढ़ता हुआ नजर आएंगे तो कई बार डाउन भी होगा, अप्स डाउन आते रहते हैं, उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. ओके,
तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आर्टिकल 32 यहाँ पर आता है, जो पावर दी जाती है इन्फोर्स करने की फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से 35 में से 32 एक आर्टिकल है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी लोकसभा की, ये है 552 पर। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 545 सीट के लिए। 545 में से 543 हम लोग जिनके लिए वोट डालेंगे अभी जो हमारी इलेक्शन होने वाले हैं हमारी कंट्री में, और 2 होते हैं यहाँ पर नॉमिनेटेड, जो कि एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी के साथ में अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पर बात की जाती है 250 की, ठीक है। 250 होते हैं और 250 में से 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, और यहाँ पर जो अलग जो मेंबर रहते हैं वो 238 वो यहाँ पर चुने जाते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है जो 12 नॉमिनेट होते हैं ये कौन कौन से सेक्टर में से नॉमिनेट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वोरम जो होता है वो 10% होता है, टोटल मेंबर होने चाहिए जो अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए कलेक्टिवली लोकसभा के लिए और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जिसको बोलते हैं, 6 साल या फिर 65 साल दोनों में से जोन सी भी एज पहले हो जाए वो तब तक यहाँ पर पिक्चर में रहता है। सरकार या कमीशन रिकमेंड किया गया था यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश करने के लिए। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशन मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन यानी कि CIC आता है। सरदार पटेल जी के द्वारा चेयर की गई थी यहाँ पर प्रोविंशियल कमेटी। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी एडवाइस यहाँ पर देता है गवर्नमेंट को वो नॉन बाइंडिंग होती है। एडवाइजरी का मतलब यही है कि वो एक तरीके से एडवाइस मांगी गई है, अब उनको अच्छा लगे तो ले लो, नहीं अच्छा लगे तो वापसी कर दो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आप लोग एडवाइस देता हूँ, अच्छा लगे तो ले लो या नहीं अच्छा लगे तो भाई आगे बढ़ो। कई सारे बच्चे इस तरीके से कई सारे बच्चे इरिटेट भी होते हैं कि सर कई बार ऐसी बातें बोलते हैं, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो अच्छी लग रही है आप लोगों को लाइफ में लग रहा है कि सेट हो रही है तो ले लो, नहीं ले दो साइड में रखो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो थोड़ा सा ये हर एक के लिए आप लोग नेचर रखो, जो लाइफ में अच्छा है आप लोगों को लगता है फायदा पहुंचा रहा है उसको रखो, वरना सामने वाले को उसको छोड़ दो कि जो बोल रहा है कि हाँ अपने लिए बोल रहा है किसी और के लिए बोल रहा होगा। ओके, और हाँ ये बड़ी पते की बात है, इससे आप लोग अपने आप को शांत रखना सीख जाएंगे, और शांत रहना बहुत जरूरी है लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो। आगे चढ़ते हैं, अब डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेन क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को और स्टेटमेंट को, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है ओरंग नेशनल पार्क के बारे में। ये लोकेटेड है नॉर्थ बैंक में, यहाँ पर कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, आसाम में। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला गया कि ओरंग नेशनल पार्क, इसको अगर देखा जाए इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आर्टिकल वो जैसे आप लोगों को अमेंडमेंट 42 जो कि 1976 में आया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उस तरीके से आप लोग इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा, यानी कि काजीरंगा जैसा कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। तो ये बात बोली गई है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ और डी है नन। आइए आंसर देखते हैं। आंसर हो गया यहाँ पर ओरंग नेशनल पार्क, इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है, ठीक है। और रीजन क्या है इसके पीछे? दोनों की क्लाइमेट और जो इकोलॉजी है वो सेम है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इसको ये बुलाया जाता है। ओके, ये नहीं देखना है आप लोगों को, ऑप्शन में ये भी देखने को मिलता है। अगर ये देता कि एक ही यहाँ पर एक इसको मिनी काजीरंगा क्यों बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर भी 1 हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरीके की चीजों से आप लोगों को दूर रहना है। तो ये यहाँ पर वो रीजन नहीं है, क्लाइमेट एंड इकोलॉजी है। और 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये है द्रेंग और सोनीपुर। यहाँ पर ये है सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहां पर ये मतलब इसके नॉर्थ में पाया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के, तो ये यहाँ पर एरिया है पर्टिकुलर। बाकी काफी कुछ यहाँ पर जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं जैसे बफेलो, राइनोज, एलिफेंट वगैरह, ये सारे हैं, तो ये कुछ हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, बाकी राइनोसोर तो यहाँ पर हो गया, यानी कि राइनोज जो 1 हॉर्न राइनोज है ये काफी फेमस है इस पर्टिकुलर साइड में। तो इस तरीके से आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है, ये बोला गया कि रिसेंटली अभी लॉन्च की गई थी एक स्कीम जिसका नाम था श्रेयस। ये रिलेटेड किससे है? तो सबसे पहली बात बोली जा रही है, ये एंटरप्रेन्योर जो शिप होती है वो खासकर ओल्ड पर्सन के लिए, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाने की बात की जाती है। दूसरा बात बोला जा रहा है कि एक ऐप है जो कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है, नेशनल वुमेन लेबर प्रोजेक्ट। तीसरा बोला गया कि प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप, जैसे कि आप लोग कई बार आप लोग कॉलेज में होते थे तो आप लोगों को क्या करना होता था, कई बार छोटे मोटे टेक ट्रेनिंग लेने जाना होता था, तो ये जनरल ग्रेजुएट के लिए जो भी है उनके लिए इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। चौथा बोला जा रहा है कि यहाँ पर इक्विपिंग की जाती है ऑल जब पंचायत नेशनल को, ताकि उनके डिजिटल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर उनको इंक्लूड किया जा सके और अच्छे से उसको एंजॉय कर सकें। तो क्या है आंसर?
तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। श्रेयस की अगर आप लोग बात करेंगे तो इसकी एक फुल फॉर्म है। कई बार मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो जाते हैं। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन द अप्रेंटिस एंड द स्किल्स, ठीक है। तो ये है श्रेयस की, ये जो कि बात करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि अंडर है प्रकाश जावड़ेकर जी के, इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च की गई थी। ये जो इसके इनके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। ये क्या काम करेगी? ये करेगी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, यानी कि जो जनरल ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि कोई इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक की डिग्री है तभी होगा। जनरल ग्रेजुएट को एक तरीके यहाँ पर हल्की फुल्की टाल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उनको एम्प्लॉय मिल सके। और जिस कोई बहुत सारी जॉब ऐसी होती है छोटी छोटी सी ट्रेनिंग को अगर वे ले लेंगे तो उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया इसका सी। काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2017 में प्रीलिम्स में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है हमारे संविधान में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ओरिजिनली हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था और हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी आर्टिकल 51A। जहां भी अगर कैपिटल लिखा रहता है इसका मतलब है वो अमेंडमेंट यानी कि चेंज कर संविधान में संशोधन कर ऐड किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी प्रॉपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। अगर बात की जाए तो ये एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर इन्फोर्स इनको प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जो कर्तव्य है यहाँ पर, ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज है यहाँ पर इनको लागू किया जाता है कानून के तहत, ये बोला गया है। तो पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा बोला गया है कि ये कोरिलेटिव होती है लीगल ड्यूटीज के साथ में। तो कौन सा सही है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ और डी कोई सा भी नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में लॉ है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो लॉ होते हैं ये बनाए जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए। तो क्या स्टेटमेंट सही हो गई? जी हाँ, स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरा बोला जा रहा है कोरिलेटिव होती है लीगल ड्यूटीज के लिए। लीगल ड्यूटीज क्या है? रेस्पेक्ट वुमेन लीगल ड्यूटीज है। जी हाँ, बिल्कुल लीगल ड्यूटीज है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके साथ में सहबद्ध ये इनको माना जाता है आप लोग, यानी कि कोरिलेटिव होती हैं, ये उनसे अलग नहीं होती हैं। जो लीगल ड्यूटीज है, जो हमारे बेसिक नेचर है, जो हम लोगों को सोसाइटी में रहना चाहिए, उसको ये सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी। तो इसी क्वेश्चन में से आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कब इंप्लीमेंट की गई, कब इसका एडिशन किया गया, कौन से आर्टिकल में आती है, कौन सा संविधान संशोधन था, स्टार्टिंग में थी या नहीं थी, और ये किस तरीके से। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अगर ये आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई इनका हनन कर रहा है तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जा सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। तो यहां पर बात की जा रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, SFB जिसको आप लोग बोलते हैं इंडिया में। तो क्यों यहां पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पिक्चर में आए? तो बोला गया सप्लाई क्रेडिट करने के लिए स्मॉल बिजनेस यूनिट। अगर आप लोग कोई छोटा सा व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी छोटा मोटा व्यापार आप लोग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोग क्या करना है, कोई भी इस तरीके से कि एक ये क्या बोलते हैं, कोई जूस की मशीन आप लोगों को लेकर आनी है निकालने वाली, और आप लोग अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि जूस बनाने का। इस तरीके से कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। सप्लाई करने के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये अगर कुछ भी उनको काम करना है, बीज वगैरह लाना है या फिर कोई भी ऐसा काम करना है, फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब चीजें उनके लिए। तीसरा बोला गया एनकरेज करता है यंग एंटरप्रेन्योरशिप टू सेट ए बिजनेस पर्टिकुलर इन रूरल एरिया। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तीनों में से ये आप लोगों को बताना है। ए है यहाँ पर 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है यहाँ पर 1, 2 और 3। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर अगर पर्टिकुलर रूरल एरिया की आप लोग बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बंधी हुई है उसके साथ में, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इससे ये आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी के पर्टिकुलर ये अर्बन में भी हो सकते हैं, रूरल में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रूरल में ही है। बाकी ऊपर वाली दोनों सही है। स्मॉल यूनिट को यहाँ पर सप्लाई करता है क्रेडिट, इसी के साथ में यहाँ पर जो मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये सहायता प्रोवाइड कराता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इस तरीके से ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और सोसाइटी में भी आप लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा और एंजॉय करने का काम करेंगे आप लोग सोसाइटी में। बोला जा रहा है कि क्या रिलेशन है फंडामेंटल जो राइट होते हैं और ड्यूटीज होती है उनके बीच में, मतलब नॉर्मली राइट और ड्यूटी के बीच में क्या डिफरेंस है। बोला जा रहा है दे आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, यानी कि जो राइट होते हैं वो ड्यूटीज के साथ में कोरिलेटिव होते हैं। दूसरा बोला गया है राइट आर द पर्सनल हेंस द इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द ड्यूटीज, ये बोला गया। चौथा बोला गया यहाँ पर rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen, duties not rights are the important for the stability of the state। तो देखिए ये तो फालतू की स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है। पहली स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? रीजन ये है ये कोरिलेटिव है। मतलब क्या है? मेरे राइट हैं और मान लीजिए आपकी ड्यूटीज हैं।
अगर आप लोगों की ड्यूटीज हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना है आप लोगों को, और आप लोग इस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो मुझे राइट कैसे मिल पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, सामने वाला अगर अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा तभी मुझे अपने राइट मिल पाएंगे, अगर सामने वाला ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो मुझे राइट नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर बिजनेस करना है, अगर वहां पर उस लोकल एरिया के जो लोग हैं वो वहां पर बिजनेस सेटअप कर ही नहीं देंगे, दुकान लगाई उठाकर फेंक दिया सब कुछ, वहां पर इस तरीके की हरकतें कर दी, तो कैसे पॉसिबल होगा वहां पर मैं अपना बिजनेस करने का, कहीं पर भी जाकर राइट एंजॉय कर सकूं, तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों होने जरूरी है, सामने वाला भी यहां पर फॉलो करे अपनी ड्यूटीज, तभी आप लोग राइट आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये था टोटल आज का छोटा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसी तरीके से आप लोगों को कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, अपने टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है, ये आप लोगों का जरूर होना चाहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार, और जो सपना हाई रखिए ताकि शाम तक आप लोग एंजॉय कर सके लाइफ को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।